नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंट। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आज द हिंट के प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े हैं सतिंदर सिंह, जो कि 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और इनका राजनीतिक सफर काफी रोमांच भरा रहा है। काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और हरियाणा के तमाम बड़े नेताओं के साथ इन्होंने काम किया है, जिसे कहते हैं जमीनी स्तर के नेता। शायद सतिंदर सिंह का नाम आप उसमें जोड़ सकते हैं और इसी सिलसिले में बातचीत करके समझेंगे कि इस बार हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें सतिंदर सिंह की आखिर क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा, आपका भी और आपके द हिंट के सभी दर्शकों को भी मेरी प्यार भरी राम राम। राम राम से याद आया, कहते हैं हरियाणा में किसी का बोलबाला नहीं चल पाता है, लेकिन आपने उन नेताओं के साथ भी काम किया है जिनका दबदबा आज भी चलता है। सफर रहा आपका रोमांच भरा, लेकिन शायद आपको चुनाव में उसका नतीजा नहीं मिल पाया। क्या लगता है इस बार कुछ हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा स्नेहा जी आपने। 1994-95 से छात्र जीवन से जी मैं ये कह सकता हूँ कि एक शौक रहा राजनीतिक रूप से अपने आप को स्थापित करने का। धीरे धीरे एक युवा जोश था जो धीरे धीरे बड़े राजनेताओं के साथ काम करने का समय मिला। तो भजन लाल के मैं कहूँ कि शुरू राजनीतिक सफर जो मेरा शुरू हुआ तो ये भजन लाल जी के सानिध्य में शुरू हुआ। उनके साथ उनकी कार्यशैली देखी, उनकी वाक्पटुता देखी, उनका आदमपुर हलके के परिवार के लिए उनका अपनत्व, उनका स्नेह, उनका वात्सल्य देखा और किस तरीके से एक सधा हुआ राजनीतिक व्यक्ति किस तरीके से अपने समाज को, अपने इलाके को, पूरे हरियाणा प्रदेश को उन्होंने जिस तरह आगे बढ़ाने का काम किया। सौभाग्य मिला अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो एक शौक था, जो एक रोमांच था राजनीति को लेकर, वो धीरे धीरे सेवा भाव में बदलता चला गया। आदमपुर विधानसभा मेरा जन्म क्षेत्र है, आदमपुर विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र है। स्कूल की शिक्षा यही हुई, कॉलेज की शिक्षा हुई, यूनिवर्सिटी मुझे दिल्ली में और पंजाब में पढ़ा। परंतु कहीं ना कहीं जब दिल्ली और पंजाब में गया, जब बाहर जाने का मौका मिला, NSUI में काम किया, तब ये लगा कि इस इलाके को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। चौधरी भजन लाल के मुख्यमंत्रित्व काल के बाद 96 में चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री हटे थे, उसके बाद से आदमपुर हल्के की जो स्थिति हुई उसको लेकर कई मन में चीजें हैं जो कहीं ना कहीं, हाँ ये भी आपने बहुत अच्छा कहा, चुनावी राजनीति में, संगठन की राजनीति में मुझे बड़ा अच्छा लंबा तजर्बा भी रहा और कहीं ना कहीं उसका फायदा भी मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी मिला, सामाजिक जीवन में मिला, व्यवसायिक बिजनेस में भी जीवन में मुझे मिला उसका। परंतु चुनावी राजनीति में या चुनावी रणनीति में उस सभी अनुभव का या उसका जो फायदा मिल सकता था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। कहाँ चूक गए आप? आपको लगता है आप चूक गए? देखिए, कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो भाग्य से भी जुड़ी होती है। कहीं अभी मुझे लगता है एक वो बड़ी एक कहावत सी है, उसमें मेरा नंबर कब आएगा, तो मुझे लगता है कि मेरा नंबर अभी नहीं आया। अच्छा, बात बताइए, आप अपने आप को राजनीतिज्ञ के तौर पे देखते हैं या एक समाजसेवी के तौर पे देखते हैं? देखिए, मैं 2 बहुत अलग अलग चीजें, आपने दोनों को कंबाइन करने का काम किया है। देखिए, बिल्कुल, मैं जब भी मेरा कभी भी सार्वजनिक जीवन में मुझे बातचीत करने का मौका मिलता है तो मैं कहता हूं कि मैं सामाजिक व्यक्ति हूं। राजनीतिक व्यक्ति 1 महीने के लिए होता है। जब 5 साल में 1 महीने चुनाव होता है, जब आप राजनीतिक व्यक्ति बन जाता हूं या हो जाता हूं, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको कहीं ना कहीं उतना अपने आप को राजनीतिक नहीं डाल पाया मैं कहीं ना कहीं, परंतु समाज के लिए उत्सुक रहने वाला, तत्पर रहने वाला, प्रयासरत रहने वाला अगर मैं मानता हूं तो उसमें मैं बेहतर अपनी छवि को महसूस कर पाता हूं। ठीक है, तो अभी सस्पेंस ये है कि आदमपुर से ही आप चुनाव लड़ेंगे और अगर लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगे? क्योंकि आपने तो भाई हर जगह का स्वाद चखा हुआ है, इस बार किसके साथ? देखिए, मैं तो इस बात का भी धन्यवाद कुलदीप जी को देना चाहूंगा। एक पुराना मैं कई बार कहता हूं कि कुलदीप जी चौधरी भजन लाल के और पद चिन्हों पर चले नहीं चले, परंतु उन्होंने एक चीज जरूर मानी कि चौधरी भजन लाल ने कहा था कुलदीप जी को, भी कुलदीप सतेंद्र जैसे जैसे करे वैसे वैसे आप करते रहना। मैं कांग्रेस में था, मैं अगर हम कहें कि बोर्न एंड बॉट अप इन कांग्रेस, NSUI, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, जिला उपाध्यक्ष मेन कांग्रेस के, फिर चुनाव लड़ा। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई जी
कांग्रेस में पदार्पण कर जाते हैं। कुलदीप जी कांग्रेस में आकर अपने लड़ाई छोड़कर अपने सुपुत्र की लड़ाई लड़ने लग जाते हैं। उनको टिकट, जिनके पास देखिए 2019 में भव्य को टिकट दिलवाई कुलदीप जी ने जी। जो राजनीतिक अनुभव नहीं, संगठन का अनुभव नहीं। देखिए राजनीति दो तरह का, एक तो चुनावी राजनीति होती है, एक संगठन की होती है। भव्य के पास 2019 में कोई भी ना संगठन का अनुभव था ना राजनीतिक चुनावी राजनीति का, उनको ले आए। फिर कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां चल रही थी, जिस तरीके से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का निमंत्रण था, तो हम बीजेपी में चले गए कि इस इलाके के लिए आगे बढ़ने का काम कराएंगे। परंतु अफसोस कुलदीप जी थोड़े दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आकर भी देखिए लोग कहते हैं भाई आपको क्या फर्क पड़ता है अगर वो स्टेट पार्टी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुलदीप बिश्नोई से मेरी व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, परंतु राजनीतिक पार्टी में आके देखिए बाबा साहब ने संविधान रचा, लोकतंत्र स्थापित हुआ, और कहीं ना कहीं ये जो परिवारवाद है इसको देखिए, अगर आपके परिवार में कोई आदमी नीचे से ऊपर आ रहा है राजनीतिक में तो उसको मौका मिलना चाहिए। परंतु एक बिल्कुल नए आके अपने कभी अपनी धर्मपत्नी को, कभी अपने सुपुत्र को प्रोजेक्ट करना जो है राजनीतिक, वो मुझे कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा लगा। और देखिए मैं आपको बताऊंगा स्नेहा, कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी में आए, उपचुनाव थोपा गया। मैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मेरे परिवार के सदस्यों से भी ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आदमपुर उपचुनाव से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या मिला? वो चुनाव थोपा गया। वही कुलदीप बिश्नोई जी ने अपनी परिवारवाद की छवि को बढ़ाते हुए खुद इस्तीफा दिया और अपने बेटे को चुनाव लड़ा दिया। देखिए कुलदीप, जब बाई इलेक्शंस हो रहे थे तभी भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था और आपने इस जो सेम चीज आपने बोला कि उनके पिताजी ने बोला कि जैसा जैसा सतेंद्र करे वैसा वैसा करते रहना, ये लाइन आपने उस समय भी जिक्र करा था इस चीज का। और आज भी आप इस मुकाम मतलब कह सकते हैं असमंजस में खड़े हैं कि आज भी आप समझ नहीं पा रहे कि कहाँ जाना है और क्या करना है। तो इस बार क्या आप उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, ऐसा कुछ होने वाला है? देखिए मैं पीछे उपचुनाव के बाद उपचुनाव की वो बात अधूरी रह गई थी कि कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर में खुद की बजाय अपने बेटे को विधायक बना दिया। आदमपुर के लोगों को क्या मिला? वो आज ठगा सा महसूस करते हैं। विधानसभा में कुलदीप बिश्नोई पुराने राजनेता थे, उनकी सीनियरिटी बनती थी। भव्य तो बिल्कुल नए हैं, उनके अनुभव का भी लाभ आदमपुर के जनता को नहीं मिल पाया। कहा जा रहा था कि वो फॉरेन से पढ़ के आए हैं, उसका लाभ मिलेगा जनता को। देखिए मुझे तो नहीं लगता कोई लाभ मिला। आप अगर आज आदमपुर क्षेत्र में जाके देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। देखिए आप कहीं ना कहीं जब आप फॉरेन से पढ़ के आए, आप क्यों गए फॉरेन पढ़ने? क्योंकि आपको लगा कि एक अच्छी चीज है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है। आप यहाँ पढ़ते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। यही चीज कुलदीप बिश्नोई अपने परिवार के साथ क्यों नहीं किया? नगर पालिका बनी थी, 2 साल बाद उसको तुड़वा दिया। आज फिर हम ग्राम पंचायत के उस पे आ गए। लोग, कुलदीप बिश्नोई जी ने कहा कि लोग तंग थे। मैं कहता हूं लोग अच्छे प्रोग्रेस से कभी तंग नहीं होते। लोग नगर पालिका से तंग नहीं थे, लोग नगर पालिका के कर्मचारियों के रवैये से परेशान थे। जिस तरीके से रवैया उन कर्मचारियों का था वो असहयोग का रवैया था, उसको ठीक करने के बजाय कुलदीप बिश्नोई जी ने सत्ता में रहते हुए उस चीज को, उस बीमारी को ठीक करने के बजाय कहीं ना कहीं मैं कहता हूं नगर पालिका तोड़ दी, दोबारा ग्राम पंचायत पे आ गई। तो ये फौरन की पढ़ाई का नतीजा थोड़ी ना है। मुझे तो लगा इससे अच्छा तो भव्य यहीं पढ़ लेते। ये बात तो यहाँ के स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, प्रगति करो। प्रगति को वापिस मोड़ना बड़ा अजीब सा लगता है। दूसरा आपने पूछा, अभी असमंजस नहीं है, परंतु चर्चा जरूर है। उपचुनाव के बाद कुछ स्वास्थ्य कारणों से मैं विधानसभा में बहुत ज्यादा नहीं जा पाया। लोगों की शिकायत है कि आप आए नहीं, और आप चूंकि बोलते हैं कि जो भी लड़ने आता है वो लड़के चला जाता है, और आपने भी सेम चीज करी हुई है। देखिए मैं 2014 में मैंने चुनाव लड़ा कांग्रेस के प्रतिनिधि के बतौर, और उसके बाद लंबे समय हमने पूरा संघर्ष किया। विधानसभा के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक घर में जाने का काम किया, वहां तक पहुंचने का काम किया। उसके बाद उपचुनाव के बाद कहीं ना कहीं मेरे स्वास्थ्य की कुछ दिक्कतें थी, मुझे लंबे समय हॉस्पिटल में रहना पड़ा। 8-9 महीने का संघर्ष था, वो भी मैं मानता हूँ एक संघर्ष था। हाँ, उसके बाद जैसे ही मुझे डॉक्टरों ने कहा कि आप बिल्कुल फिट हैं, सब स्कैन वगैरह हो गए, मैं उसी टाइम तुरंत हल्के में चला गया। वहां पर विधानसभा के साथियों में
सहयोगियों से सबसे चर्चा विचार विमर्श किया कि अब आगे क्या किया जाए, किस तरीके से हम आगे बढ़े। तो उसमें कहीं ना कहीं कई बारी ये भी बात हमारे सहयोगी साथी कह देते थे जी हम तो फैसला ले लेंगे, पर देखना कहीं कुलदीप जी भी तैयार ही बैठे हों। कुछ पत्रकार साथी अभी कुछ दिन पहले मिले तो स्नेहा जी वो भी यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जी अपने आप को बड़ा वो कहते हैं ना कि खुलकर अपने सांस नहीं ले पा रहे हैं। मेंबर पार्लियामेंट की उनकी टिकट कट गई, उसके बाद लंबे समय वो नाराज रहे। उनके शब्दों में उन्होंने कहा 1 महीने के बाद कि भाई मैं मान गया हूं, अब आप भी मान जाइए। आदमपुर विधानसभा में आगे का लोग नहीं मानने जब लोगों ने अपना गुस्सा जायज रखा। लोगों का गुस्सा कुलदीप बिश्नोई की टिकट कटने का नहीं था, लोगों में गुस्सा उपचुनाव के दौरान जो उन्होंने झूठे वायदे किए थे, जो प्रलोभन दिए थे, जो उन्होंने एक डायलॉग मैं कहता हूं बांटने का काम किया था कि 26 साल का वनवास खत्म कर दूंगा, विकास में हम बहुत आगे ले जाएंगे, सरकार में भागीदार बनेंगे। वो जो उन्होंने झूठे प्रलोभन, झूठे वायदे, झूठे बहकाना बरगलाने का जो काम किया, उसका गुस्सा आदमपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने कुलदीप बिश्नोई की पार्टी के उम्मीदवार को आदमपुर विधानसभा से 6000 से अधिक मतों से हराकर किया। और आज कुलदीप बिश्नोई भी ये समझ रहे हैं कि वो भी आज घबराए हुए हैं कि क्या फैसला लें। और मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से कुलदीप बिश्नोई जी से भी पूछना चाहूंगा कि भी वो बताएं, जब उन्होंने आकर आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कहा कि मैं मान गया, तो वो बताएं कि उनको ऐसा क्या लालच दिया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, जो उनके घर पे निवास पे ब्रेकफास्ट करने गए थे। उसके बाद कुलदीप जी आगे कहते हैं मैं मान गया। भाई क्या लालच था जो दिया गया? तो चलता रहता है, पर जब आप कहते हो कि आदमपुर मेरा परिवार है, कुलदीप कहता है मानता नहीं है, तो जब परिवार के साथ तो साझी करनी चाहिए। या क्या दबाव है कि कुलदीप बिश्नोई जी 1 महीने के बाद आके अचानक मानने और मान मनोबल का अपना एक दिखावा सा करते हैं और फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं और लोग नहीं मान रहे हैं। अच्छा, मैं आप भी कह रहा हूँ इस बार के इलेक्शंस में क्या लोगों को गुस्सा उनके प्रति दिखेगा? अभी भी दिख रहा है। देखिए लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट आया उसने दिखाया। देखिए लोकतंत्र में आप गुस्सा वोट के माध्यम से दिखाते हैं, वोट की चोट से आप अपनी गुस्सा, अपनी नाराजगी, अपनी असहमति को दर्शाने का काम करते हैं। वो कुलदीप बिश्नोई जी को किया, 6000 से अधिक मतों से आदमपुर विधानसभा से कुलदीप बिश्नोई समर्थित उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार हारे। लोगों में गुस्सा है स्नेहा, और इतना गुस्सा है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों में अभी एक चैनल पे मैंने देखा, कोई चैनल ने कवर स्टोरी की थी, 5 गांवों में गए, 5 गांव में पीने का पानी नहीं है, स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बुरा हाल है, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, पानी खेत में नहीं है, पानी पीने के लिए घरों में नहीं है। इतनी बदहाल स्थिति है और वो गुस्सा अभी भी आने वाले विधानसभा चुनाव में आप देखना लोग जाहिर करेंगे। आपका जब इंटरव्यू होता है तो एक नाम जरूर आता है जो कि कुलदीप बिश्नोई है। क्या आप उन्हें एक अच्छा कॉम्पिटिटर मानते हैं? देखिए मुझे तो लगता है कुलदीप बिश्नोई जी ने घोषणा तो नहीं किया, परंतु कहीं ना कहीं अपने सुपुत्र को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय राजनीति से कहीं ना कहीं लगता है कि वो संन्यास ले लिया। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था कि आप उन्हें एक अच्छा कॉम्पिटिटर मानते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, जब कोई व्यक्ति संन्यास की दिशा में चल पड़ता है तो मुझे नहीं लगता उस पर मुझे कोई ना कोई टिप्पणी, टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता रह जाती है। और चर्चा आप उनकी करते रहते नहीं, चर्चा देखिए चर्चा इसलिए हो जाती है कि लंबे समय से कुलदीप बिश्नोई जी चौधरी भजन लाल अपने आप को चौधरी भजन लाल का राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बताते हैं। परंतु जिस तरीके से चौधरी भजन लाल ने आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को सहेज कर, संयोग कर, एक संयोजना होता है, संयोजते हैं आप किसी चीज को, सहेजते हैं, प्यार से रखते हैं, जिस तरीके से वो रखते थे, कुलदीप बिश्नोई जी उसमें पूरी तरह विफल रहे, फेल रहे। और इसलिए परंतु राजनीतिक प्रतिनिधि कुलदीप बिश्नोई इस इलाके के रहे, चाहे वो विधानसभा में रहे, चाहे वो लोकसभा में रहे, या उनके परिवार के सदस्य रहे, तो काफी लंबा। तो उस चीज के लिए मैं कुलदीप बिश्नोई को कंपटीटर तो नहीं मानता, मैं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का दोषी मानता हूं कि विकास से देखिए एक तो होता है आप काफी विकास करवा दें, एक होता है जो नॉर्मल विकास होता है। देखिए नॉर्मल विकास, बच्चे पढ़ रहे हैं, अगली इस क्लास में जाते हैं, एक नॉर्मल विकास है, बच्चों की हाइट बढ़ रही है, एक नॉर्मल विकास। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र को उस नॉर्मल विकास से भी वंचित करने का मैं कुलदीप बिश्नोई जी को दोषी मानता हूं।
अब इस बार क्या लगता है, भव्य बिश्नोई लड़ेंगे या कुलदीप बिश्नोई लड़ेंगे, या दोनों की टिकट कट सकती है? देखिए, मैं कांग्रेस में जब कुलदीप बिश्नोई जी थे तो प्रदेश अध्यक्ष की, सीएलपी लीडर की बात करते थे। आज मुझे लगता है मेंबर पार्लियामेंट की उनकी जो टिकट कटी है, अब उनके लिए आदमपुर विधानसभा की एक टिकट लेना भी एक लड़ाई है। लड़ाई आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई है कि आदमपुर विधानसभा की टिकट वो ले पाएंगे, अपने लिए ले पाएंगे, अपने सुपुत्र के लिए ले पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। परंतु निसंदेह एक लड़ाई है, उनको वो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वो परिवार जो टिकट बांटने का काम करता था, आज अपनी टिकट की लड़ाई लड़ेगा। ये कहीं ना कहीं एक नया राजनीतिक रूप आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस बार देखने को मिलेगा। इस राजनीतिक रूप का क्या आपको फायदा मिलेगा? देखिए, मेरा तो फायदा जब होगा जब आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर किसान, मैं किसान हूँ नेहा जी, मैं किसान हूँ, मेरा न्योली खुर्द गांव है, मेरे खेत है, मैं खुद खेती करता हूँ। कई बार आपने जिक्र करा है। तो मैं तो उस दिन खुश रहूंगा या उस दिन मुझे अपना फायदा महसूस होगा जिस दिन आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के हर किसान के खेत में पानी पहुंचेगा, हर घर में पानी पहुंचेगा, हर बच्चे को समुचित एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था रूबरू होगी, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। देखिए, बहुत पुराने समय में आदमपुर में कॉलेज खुला था चौई भजन लाल के समय में। उसके बाद से इस विधानसभा क्षेत्र में जहां 55 गांव है, 1,80,000 मतदाता हैं, उसके बाद दूसरा कॉलेज बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़कर बालसमंद में खुला है। परंतु इतना विराट क्षेत्र है, आप ये देखिए नक्शा है यहाँ पे, एक शहर के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, भादरा राजस्थान के बॉर्डर तक। आप सोचिए कितनी हमारी बेटियों को दिक्कत होती होगी जो उच्च शिक्षा लेना चाहती हैं, उनके लिए किस तरह की अव्यवस्था का माहौल है। स्कूल भी बहुत अच्छे नहीं है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं भी बहुत निडल सी हो रखी हैं। देखिए, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, एक गांव में हम स्कूल में गए थे, बेटियों का स्कूल था, 5वीं क्लास कक्षा तक का स्कूल था हमारे विधानसभा क्षेत्र के, वहां पर शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। इतनी दयनीय स्थिति है। परंतु मैं तो हैरानी होती है मुझे तो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुलदीप जी या भव्य जी को ये भी नहीं पता होगा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कितने सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, कितने प्राइमरी स्कूल हैं, और कब उनका क्या रिजल्ट रहा होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे से कहता हूँ, और मैं तो कहता हूँ अगर कुलदीप जी भव्य जी के पास आंकड़े हैं तो देने का काम करें, वो दें आंकड़े। इस बारी 10th क्लास के अंदर कितने प्रतिशत रिजल्ट रहा है स्कूलों का, +2 में कितने प्रतिशत रिजल्ट रहा है। आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं फिलहाल, सरकारों को और जनता को वो अपने आंकड़े नहीं साबित कर पा रहे हैं, वो स्कूलों के आंकड़े कैसे साबित करें। देखिए, मैं यही तो कहता हूँ, प्रतिनिधि करते हैं, प्रतिनिधित्व करने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप नाम के आगे विधायक लिख लें। प्रतिनिधित्व करने का मतलब है आपके पास आंकड़े होने चाहिए। 10th के बाद कितने बच्चे आपके साइंस स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, कितने बच्चे आर्ट्स में हैं, उनकी पास परसेंटेज क्या है, कितने प्रतिशत बच्चे पास हैं। अगर पास नहीं हो रही तो कहाँ व्यवस्था में कमी है, स्कूल में कमी है, स्कूल में संसाधनों की कमी है, अध्यापकों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, वो क्या कमी है, उन कमियों को दूर करके माइन्यूटली, मैं ये कहता हूँ कि माइन्यूटली काम करें, हर स्कूल का डाटा मंगवाएं और उस स्कूल के अंदर किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए। देखिए, शिक्षा ये है जो हम सबको आगे बढ़ाने का काम करेगी। शिक्षित समाज जो होता है वो एक विकसित समाज की दिशा निर्धारण करने का काम करता है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन विषयों पर जब कुलदीप जी काम करने लग जाएंगे या उनके पुत्र भव्य जी काम करने लग जाएंगे, मैंने आप साइड में हो जाएंगे कि भाई अब तुम लड़ लो। नहीं, मैं ये कहता हूँ, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी ये कहा था शायद आपको कि जब आप चुनाव में आए थे, मैंने जब भी आपको ये कहा था कि कुलदीप जी आपका बेटा तो विलायत में पढ़ के आ गया, ये सुनिश्चित कब करेंगे कुलदीप जी कि इतने लंबे समय से इस क्षेत्र का जो आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हर गरीब का, किसान का, दलित का, कमेरे का बेटा विलायत में पढ़े, ऐसी व्यवस्था जिस दिन कर देंगे, मुझे लगता है उस दिन कहीं ना कहीं आदमपुर अपने विकास की नई इबारत लिखने का काम करेगा। आपने 2 मुद्दों का बहुत अच्छे से जिक्र करा, किसानों की भी बात की और स्कूलों की भी बात की, लेकिन लोग कहते हैं कि कहना बहुत आसान होता है, जब आप उस पद पर बैठते हैं तो करना मुश्किल होता है। आपको लगता है कि अगर आप उस पद पर होते तो कुछ काम कर पाते, या इतने माइन्यूट जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं इस पर ध्यान दे पाते? देखिए, ये फर्क होता है कि आप कर क्या रहे हैं जी। आप केवल और केवल पॉलिटिकल पिकनिक मनाने के लिए वहां पर आते हैं, 5 साल में एक बार आते हैं, पॉलिटिकल पिकनिक मनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं,
साम दाम दंड भेद कूट चक्कर चलाते हैं, कूटनीति करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, चुनाव जीत जाते हैं और चुनाव जीतकर फिर बाहर चले जाते हैं, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया स्नेहा जी, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेज में मैंने शिक्षा ली है, मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी कॉलेजों में पढ़े हैं। मैं उस महत्व को जानता हूँ। भाई क्या महत्व है शिक्षा का, क्या महत्व एक देश में, एक समाज में है, एक विधानसभा में, एक परिवार में कितना महत्व होता है शिक्षा का, मैं उसको समझता हूँ। तो कहीं ना कहीं काम करने के लिए विल पावर होनी चाहिए। आप मांझी का उदाहरण ले लीजिए, बिहार में पूरा पहाड़ चीर दिया, मन में इच्छा होनी चाहिए, उसके लिए काम करने के लिए बहुत दरवाजे हैं, परंतु हैरानी होती है मुझे कुलदीप जी का ये देखकर, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। उन्होंने पिछले चुनाव में, उपचुनाव में नारा दिया था भव्य आदमपुर। आदमपुर तो भव्य नहीं बना, भव्य का महल जरूर आदमपुर में भव्य बन रहा है। अगर आप वो देखेंगे, कल ही मेरी अनाज मंडी आदमपुर में बात हो रही थी, तो कोई बातचीत चल पड़ी, तो कह रहे थे 6-7 मंजिल का भव्य महल बन रहा है यहाँ पर। बनना भव्य आदमपुर था, बन भव्य महल रहा है। इसका जवाब भी कुलदीप जी भव्य जी से आदमपुर विधानसभा की जनता इस चुनाव में पूछेगी कि भव्य आदमपुर के बजाय ये भव्य महल कैसे बन रहा है। ठीक है, काफी राजनीतिज्ञ आते हैं, अपनी राजनीति करते हैं, मुद्दे बताते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है इस बार क्या आप अलग करेंगे, किन मुद्दों पर बात करेंगे, कैसे आप जनता से जुड़ेंगे? देखिए, जनता तो नहीं, मेरा परिवार है, उससे मेरा निरंतर जुड़ाव रहा है जी। ठीक है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से मैं नहीं रहा, परंतु फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फोन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से मैं उनसे जुड़ा रहा। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था, उपचुनाव भी हमने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पानी पर, रोजगार पर शुरू किया था, परंतु राजनीतिक पार्टियों ने कहीं ना कहीं, उस समय जो सत्ता में राजनीतिक पार्टी थी, उसने उस चुनाव को धर्म पे और जाति पे ले जाकर चुनाव में षड्यंत्र और कुषड्यंत्र रचने का काम किया। परंतु मेरा उद्देश्य उस समय भी ये था। 2018 में भी हमने एक बहुत बड़ी एक रैली की थी आदमपुर विधानसभा में, आदमपुर मंडी में की थी, और हजारों लोगों की भीड़ थी। उस समय भी हमने पानी दो, हमने रैली का नाम ही पानी दो रोजगार दो रखा था, और वही मुद्दे हमारे आज भी हैं। देखिए, जब तक कोई मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं होता, मैं नहीं मानता उस मुद्दे को छोड़ना चाहिए। आज मुद्दा शिक्षा है, आज मुद्दा स्वास्थ्य है, आज मुद्दा पानी है, आज मुद्दा रोजगार है। बेसिक जो फैसिलिटी होनी चाहिए, सड़कों की व्यवस्था बुरा हाल है। मैं तो हैरान हूँ, पिछले दिनों एक इसी सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बयान दिया था कि डॉक्टर एक दिन में पैदा नहीं होते। जब उनसे चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सवाल किया गया था, तो मैं तो डॉक्टर कमल गुप्ता से पूछूंगा, 10 साल हो गए, 10 साल में तो 5 साल का MBBS कोर्स होता है, 5 साल कुछ महीने का, तो कम से कम 10 साल में कितने डॉक्टर बन जाने चाहिए थे। आप तो एक दिन की बात करते हैं। तो सरकार की मंशा नहीं है, कुलदीप बिश्नोई की मंशा नहीं है कि काम करें। काम करने के लिए आपकी अगर नीयत ठीक है, नीति ठीक है, आपका नेतृत्व ठीक है, तो काम होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अभी अगर हम हरियाणा की बात करें, आपने चूंकि इतनी राजनीतिक सफर आपने किया हुआ है, क्या लगता है बीजेपी ने अपना जो वर्चस्व था उसे बनाने का काम किया है या इस बार बिगड़ने का काम हुआ है? देखिए, पिछली लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास 10 में से 10 सीट आई थी, और जब 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हुए तो 40 सीटों पर विजयी हुई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बारी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में 5 सीट जीत पाई। अगर हम उस रेशो की बात करें तो मुझे लगता है फिर उस रेशो में तो भारतीय जनता पार्टी, अब आप देख लीजिए, 40 का 10 का आधा 5 था, तो 40 का आधा कहाँ होगा। एक गुस्सा है लोगों में, पोर्टल की सरकार नाम दिया लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पोर्टल की सरकार कहने का काम करते हैं। कोई भी काम आप पोर्टल पे करें, पोर्टल आपका डाउन रहता है। किसान को फसल बेचनी है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा चला दिया। आप सरकारी कार्यालय में कोई जाते हैं, परिवार पहचान पत्र बना दिया। जब आप परिवार पहचान पत्र लेके जाते हैं तो कहते हैं उसको अपडेट करके लाइए। जब आप रोजगार की बात करते हैं तो कौशल विकास कोई निगम बना दिया, हरियाणा रोजगार कौशल निगम HRKN। तो मेरे कहने का मतलब है कि पोर्टल की सरकार बोलने लगे लोग, यथार्थ में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा, केवल और केवल पोर्टल खेलने का काम। और दूसरा जो नया नाम सरकार को मिला वो यू टर्न की सरकार मिला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय हाईकमान ने मुख्यमंत्री बदल दिया। नायर सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले।
तो मैं तो नायब सिंह सैनी जी से सवाल करूंगा, ये दरवाजे बंद क्यों किए थे? और 9.5 साल ये दरवाजे बंद किए, उसकी सजा आने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता देगी। 9.5 साल इन्होंने अपने दरवाजे बंद करे, अब जब इनके प्रतिनिधि वोट मांगने जाएंगे तो लोग भी दरवाजा बंद करके इनको इन्हीं का ही रास्ता दिखाने का काम करेंगे। और आपको लगता है दीपेंद्र हुड्डा की आंधी चल रही है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो नहीं, क्योंकि राजनीतिक है, बदलाव की तरफ चल पड़ा है। हरियाणा प्रदेश, हिसार में भी लोकसभा जो सांसद हैं वो कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, रोहतक में जीते हैं, सिरसा में जीते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो हवा चली है सिरसा, हिसार, रोहतक, ये हवा कहीं ना कहीं आने वाले समय में और बढ़ेगी, बदलाव की हवा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। काफी गहन चर्चाओं पर बातचीत की हमने, काफी गहन विषयों पर बातचीत की। क्या कुछ समझ में आया, क्या कुछ हो सकता है आगे राजनीति में, इस विषय पर भी बातचीत की। लेकिन आपकी क्या मत है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार, धन्यवाद।